नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता हेमंत टुन्नू। ये पहले विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन्होंने पहले मंझनपुर से भी विधानसभा चुनाव लड़ा है। इस बार इन्होंने 12 विधानसभा से समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है। आइए इनसे राजनीति पर और चर्चा करते हैं। हेमंत टुन्नू जी, आपका हमारे टॉक शो पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सबसे स्वाभाविक सवाल तो यही है कि आपने इस बार मंझनपुर से दावेदारी क्यों नहीं की? आपको क्या लगता है इस बार सपा महासचिव सरोज जी वहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है जी। अगर वो कहेंगे कि टुन्नू जी आप मंझनपुर से लड़िए तो मैं मंझनपुर से लड़ूंगा। अगर वो कह दिए कि 12 विधानसभा से लड़िए तो मैं 12 विधानसभा लड़ूंगा। और अगर वो कह देंगे कि टुन्नू जी आपको कौशाम्बी नहीं जाना है, माननीय जी सरोज जी लड़ेंगे, तो मैं कौशाम्बी जाना बंद कर दूंगा। मुझको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे नेता और सिर्फ नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। सर, 12 विधानसभा से समाजवादी पार्टी के कई दावेदार हैं। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की नीति और रीत पे हम लोग विश्वास करते हैं। जी। समाजवादी पार्टी ने 5 साल में बहुत काम किया। चाहे छात्र की लिस्ट देख लीजिए, चाहे नौजवान की देख लीजिए, चाहे किसान की देख लीजिए, चाहे विकास की देख लीजिए, चाहे विधवा पेंशन से लेकर तमाम घर की महिलाओं को भी, नारी समाज के लिए भी उत्थान की बात किया है। तो हम अपने समाज पार्टी के कार्यों की लेके चलेंगे और उसी पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी। हेमंत जी, पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के बावजूद 12 से 2 प्रत्याशी लड़े थे, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी अपना कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा पाई थी। इस आगामी विधानसभा चुनाव में आप क्या? देखिए, हमारी पार्टी गठबंधन किसी से नहीं करेगी। जी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर सोचेंगे, निर्णय लेने का फैसला उन्हीं का है। अगर वो चाहेंगे तो कर लेंगे। और उस समय बहुत जल्दी का माहौल था, कोई कांग्रेस से गठबंधन हुआ था तो असेंबल में इतनी जल्दीबाजी हो गई थी कि कांग्रेस वाले भी लड़ गए और समाजवादी भी लड़ गई थी। तो अब की ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको पक्का यकीन है? अब की हम लोगों का टिकट, समाजवादी पार्टी का टिकट मार्च के फर्स्ट वीक से अप्रैल के लास्ट वीक तक खत्म हो जाएगा, टिकट बढ़ जाएगा। जो प्रक्रिया चली, क्योंकि हम लोग का ये जो चुनाव पंचायत वाला चल रहा है, जस्ट पंचायत के बाद हम रिजल्ट पे आके अपना करके खत्म करेंगे। तो आपको ये पक्का यकीन है कि इस बार समाजवादी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करने वाली है? राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है और गठबंधन होगा तो छोटी मोटी पार्टियां जो हैं, जो जिनका स्कोप है, जी, हो जाएगा। जी। अगर राष्ट्रीय सर, 12 एक सुरक्षित विधानसभा सीट है, ऐसे में वहां पे समाजवादी पार्टी का समीकरण क्या है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, हमारा समीकरण, हम कोई जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारा विकास की राजनीति है। और विकास पे समीकरण अपने आप बन जाता है। अगर मैंने आपके साथ कोई अच्छा काम किया, आपको अपनी योजना के अंतर्गत कुछ काम किया, तो आप मुझको वोट देंगी। आप वहाँ पे जातवाद से हट के देंगी। हम एससी हैं, आप जनरल हैं, आप मिश्रा हैं, मैं धोबी हूँ। लेकिन जब विकास आता है तो वहाँ जातवाद खत्म हो जाता है। कोई समीकरण है, विकास, हमारा विकास की ही अगर बात की जाए तो ऐसे में आपके ही क्षेत्र के नाविकों के साथ मारपीट हुई है। हाँ। और अभी हाल में उनके नाव वगैरह तोड़े गए हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उनके लिए क्या आंदोलन किया? समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जी आए थे 12 तारीख को और उनसे मिलने के लिए 5-6 हमारे MLC लोग गए और उनकी मदद की योजना, उनको संतावना दिया गया। उनको कुछ हमारी पार्टी की ओर से आर्थिक मदद भी दी गई। और हमारी पार्टी ने मछुआरों का भी पट्टा किया था। आपको याद होगा, मछुआरों का, कुम्हारों का पट्टा कर दिया। जो मछुआरा है उसको बालू खोदने का खुद का अधिकार दे दिया, किसी बिचौलिया वाला काम बंद कर दिया था। तो मछुआरों के बारे में हमारी पार्टी सोचती है और की है काम। और ठीक है, और उनके साथ गलत हुआ, उनकी नाव तोड़ी गई है, सरकार आएगी तो उनकी नाव नहीं दी जाएगी। ये हमारी बात है। फिलहाल क्या आंदोलन हुआ है? आंदोलन तो हुई है, हमारे लोग मिल के गए और यहाँ से लखनऊ गए, कागज दिए। उसके बाद फिर हम लोग अगली रूपरेखा कोई
मुख्यालय पे अभी हमारा धरना प्रदर्शन होगा। जी। मुख्यालय पे हम लोग जयंती मनाएंगे संत गाडगे जी की 23 फरवरी को। उसी में हम लोग जयंती में एक ज्ञापन डीएम साहब के द्वारा राज्यपाल को भिजवाएंगे। ठीक सर। बारा एक प्राकृतिक संपदा से संपूर्ण इलाका है। जी, ऐसे जी। में वहाँ पे अवैध खनन की बहुत शिकायत आती रहती है। आपको क्या लगता है पूर्व की सरकारों ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई? चाहे वो सपा की रही हो, चाहे वो बीजेपी की रही हो, किसी की भी रही हो। देखिए, वहाँ पर 12 विधानसभा प्राकृतिक आपदा है और वहाँ पे संपदा है, और वहाँ पर वो भी है पुरातात्विक, वो आर्कियोलॉजी विभाग की खुदाई वाला भी है जी। और उसको हम लोग उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और खनिज पर भी कोई गैर कानूनी कोई खुदाई नहीं होगी, उस पर हम लोग रोक लगवाएंगे। ठीक। हेमंत जी, वर्तमान के जो विधायक हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो पहले समाजवादी पार्टी से थे और अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। जी, तो जी। आपको क्या लगता है, पहले वो सही काम कर रहे थे या अभी वो सही काम कर रहे हैं? ये बहुत से लोग, कई विधायक सब पार्टी से इधर से उधर भाग गए। कोई बसपा में, कोई सपा में, छोड़कर बीजेपी में कई विधायक लोग हैं। मैं ज़्यादा किसी के नाम नहीं लेना चाहता। और हम लोग तो पार्टी की राजनीति समाजवादी पार्टी से किए और अंत भी समाजवादी पार्टी में ही होगा। हम लोग की तो इच्छा है कि समाजवादी कफन में लपट के चले जाएं। तो लोगों की सोच है, मानसिकता है, उसमें हम कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। हेमंत जी, ये भी कहा जाता है कि यमुना पार की जितनी भी राजनीति है उसमें कुंवर रेवती रमन के आशीर्वाद के बिना समाजवादी पार्टी में कोई टिक नहीं सकता। देखिए, तो ऐसे में क्या आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त है? ये कुंवर साहब आप तो जानती हैं जी। कुंवर साहब कितने बार के विधायक हैं। कितने बार का आप ही बता दीजिए। 6-7 बार से कम तो नहीं होंगे हमारे हिसाब से। और सांसद भी हैं, राज्यसभा वर्तमान में हैं, और हमारे बड़े नेता, वरिष्ठ नेता जी। नेताजी के साथ के हैं। हम लोग तो उनका सम्मान करते हैं, आशीर्वाद तो मिलता ही रहता है हमारा। अभी हम यहाँ से इंटरव्यू देने के बाद जाके हमारे अग्रज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनसे राजनीति पे चर्चा करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो आशीर्वाद तो रहेगा ही, बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। दो ही चीज़ है, जितना भगवान का आशीर्वाद होता है उतना बड़े बुजुर्गों का होता है, और भगवान से ज़्यादा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तो आप समझ जाइए। जी। आज 12 विधानसभा में तराई और पहाड़ी इलाकों में आपको क्या क्या समस्याएं दिख रही हैं? देखिए, तराई और पहाड़ी इलाकों में तो समस्या है, पानी की बहुत बड़ी संकट हो जाती है। जी। सड़क होनी चाहिए। कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए सड़क होनी चाहिए, जल्दी से वो शहर की ओर आए। तो सड़क और पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल भी होनी चाहिए। तो कई समस्या, उसको सब किया जाए। सरकार आएगी तो हमारी सरकार ने तो स्कूलों का अंबार लगा दिया था, बेसिक से लेकर माध्यमिक तक। लड़कियों के लिए भी स्कूल इंटर कॉलेज तक कर दिया था। तो होगा, विकास होगा। जी। तो इसके लिए आपका कोई रोड मैप है? हाँ, रोड मैप है। क्या और आप रोड उसके मैप, बारे में हमें बताना चाहिए? रोड मैप अभी हमारा जब चुनाव की घोषणा होगी तो हम लोग का एक बुकलेट छपेगी। जी। हम जो वो बुकलेट वादे के रहेंगे और उसको हम लोग करेंगे विकास। वो हम लोग का आएगा और उसी पे होगा काम। जी। यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, आप हमें ये बताइए कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी के क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहते हैं, जिन्होंने तब पक्के नहरों का निर्माण कराया था। ऐसे में अगर हेमंत जी विधायक बन जाते हैं तो उनकी क्या योजनाएं होंगी जिससे तरहर और उपहर वालों को कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, पुल तो बनना है जी। जो गंगा जी का पुल है, यमुना जी का, वो बनना है। वहाँ से जो आपका 12 से इधर झूसी की ओर निकलता है वो पीपे पुल है जी। उसको बनवाना है। और सड़क, स्कूल और अवैध खनन को रोकना है, जिससे प्राकृतिक संपदा का कोई शोषण न कर सके।
इनमें से आपकी सबसे बड़ी योजना कौन सी होगी जिस पे आपका सबसे मेन फोकस होगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, पढ़ाई और कुछ जो हमारे ट्रेवल्स लोग हैं, कोल जात के लोग हैं, उनके लिए आवास, जो ठंड में परेशान थे, गर्मी में मैंने देखा है वहाँ पे लोग पहाड़ पड़े हैं, खटिया पे पड़े हैं, बुखार है, वो दवा लेने नहीं जा पा रहे हैं, वो तो वंचित हैं स्वास्थ्य से भी, तो उनके लिए ये हमारे लोग की प्राथमिकता होगी। जी सर, आप हमें ये बताइए कि वर्तमान राजनेता अपने जनप्रतिनिधि वायदे अपने पूरे क्यों नहीं कर पाते? देखिए, हमारे नेता ने तो जो वादे किए थे उसको पूरा किए। अब ये सरकार है, आप इस सरकार के बारे में आप भी जानती होंगी और जनता भी जानती है और हम लोग भी जानते हैं। कहते ये कुछ है, करते कुछ है। तो ये लोग केवल फेंकू लोग हैं, बात को फेंकते हैं, काम कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं कि काम कीजिए, आपकी सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है, आप वही झूठ बोलना, तो झूठ की राजनीति ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होती है। इसी से मेरा अगला सवाल यही है कि आप एक नागरिक और एक नेता के तौर पर वर्तमान सरकार से कितने संतुष्ट हैं? हम लोग कुछ नहीं संतुष्ट हैं, गुमराह। आप बताइए, आप बैठी हैं, अभी आप गाड़ी से आई हैं, डीजल पेट्रोल का दाम क्या है आप बता दीजिए। आप हिंदुस्तान में डीजल बेच रहे, राजस्थान कितने में हो गया है? मैं बता रहा हूँ राजस्थान कितने हो गया, 100 रुपये लीटर हो गया है जी। नेपाल में क्या है? हिंदुस्तान में 100 रुपया, नेपाल में बेच रहे हैं आप 59, भूटान में बेच रहे हैं आप 45, मलेशिया में बेच रहे हैं आप 35। तो पेट्रोल डीजल में इतनी आग, आप टैक्स ख़त्म कर दीजिए। इतना ज़्यादा वैट आपका प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का ख़त्म कर दीजिए। क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? किसान परेशान है, किसान देख रहे हैं दिल्ली में पड़ा हुआ है, ठंडी में कितने लोग मर गए? 200 के ऊपर मर गए। आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, केवल किसान को आप परेशान कर रहे हैं। अब किसान ही देश का वो है, हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान है, महंगाई बहुत है। जी सर, अगर विधानसभा चुनावों पे वापस से आया जाए तो आप ये बताइए कि बीजेपी के आक्रामक प्रचार के सामने आपको नहीं लगता कि विपक्ष को भी गठबंधन कर लेना चाहिए? हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं और उनकी एक समिति है, वो इस पर बैठकर बातचीत करेंगे। गठबंधन अगर वो चाहेंगे गठबंधन कर लेंगे। और हम लोग को सरकार बनानी है, सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता हमारी बहुत त्राही कर रही है। सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, आपका जो फ्री में अनाज दिया जाता था वो बंद हो गया। कुछ नहीं, एकदम सब्जी, आज देखिए सब्जी उब्जी भाव बढ़ गए। प्याज आज कितने में हो गया? 40 रुपया केजी। कंट्रोल में चीनी बंद, गैस के सिलेंडर की सब्सिडी बंद। कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। कोई बोलेगा उसको जेल में। लेकिन आपने तो पहले ये कहा था कि सपा इस बार गठबंधन नहीं करने वाली। नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश होगा, अभी तो ऐसी कोई वो नहीं है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाइक करेंगे, उनका हमारी पार्टी से लोगों का। आप पर्सनली क्या चाहते हैं? अरे सरकार बनाना चाहते हैं, गठबंधन हो जाए, अच्छी बात है। हम लोग अपनी कुर्बानी दे देंगे, नहीं लड़ेंगे। गठबंधन का अगर हमारी सीट कहीं अलायंस में चली जाएगी, नहीं लड़ेंगे। हम हमारे नेता का जो आदेश होगा मान लेंगे। सर, आप एक छात्र नेता रह चुके हैं। जी। ऐसे में छात्र राजनीति और विधायकी राजनीति, इसमें डिफरेंस क्या है? आपको क्या लगता है? देखिए, छात्र राजनीति हो या गांव की जनता विधायकी राजनीति में बहुत अंतर नहीं है। आप काम करेंगे, आपको वोट मिलेगा। मैंने मान लीजिए किसी लड़के का काम मैं कर देता था और वो मुझको बताता था, भैया आपने मेरा वो काम किया तो मैं आपको वोट दे रहा हूँ। वो ऐसे देखिए मुहर मार के बताता था कि
मैंने आपको वोट दे के आया हूँ, आपने मेरा वो काम कराया था, तो उसी से जनता है। मैंने पहले ही कहा कि विकास, अगर आप जनता का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, तो आपको कोई हरा वरा नहीं पाएगा। जी। पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसके तहत हम लोग काम करेंगे। हम लोग की वो है कि आखिरी छोर पे बैठा हुआ आदमी, उसका भी विकास कैसे होगा, हम लोग उसके बारे में भी सोचते हैं। आप एक समय पे छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ऐसे में आज की बात अगर की जाए तो छात्रों की समस्याएं आपको क्या लगती है, इस दौर में क्या है? अरे बेतहाशा फीस वृद्धि, रिजर्वेशन ख़त्म कर दिए, लोगों की पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में बुक नहीं है, सीटों में कटौती हो गई है, तो ये सब होना चाहिए। और कुछ कोचिंगों को फ्री भी कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो एसटी हो। छात्रों की कोई जात नहीं होती है, पढ़ाई पढ़ाई होती है। जी। इसी के साथ आखिर में आप बारां की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बारां की हम लोग आएंगे, हमारी सरकार आएगी, हमारी पार्टी आएगी, मैं जीतूंगा तो विकास होगा। विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और विकास करेंगे, हमारे नेता का ये वादा है। जी। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे हेमंत कुमार टन्नू जी, जिन्होंने हमें ये बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करने वाली है। इसी के साथ ऐसे ही कई सारे राजनेताओं से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को, और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।